वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी पेपर 2026 के एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, जिनका भी पेपर 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक होने वाला है। तो वह इन क्लास को अंत तक देखिएगा। आज की क्लास में कुल हम 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसमें कि साथियों 15 रीजनिंग के प्रश्न हैं, 5 आपके मैथ्स के प्रश्न होगा और 30 आपके जो हैं जीके जीएस साइंस के प्रश्न होगा। तो इन 50 प्रश्न में कम से कम आपको 30 प्रश्न राइट करना है। यदि आप 30 प्रश्न राइट कर देते हैं तो समझेंगे आपका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छे लेवल पर है। और तो आप बताइएगा अंत में अपना स्कोर। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के 15 प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, और जो भी प्रश्न आपके पास दिया जाए आप पूरी मेथड पूरी ताकत के साथ इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। चाहे आपको जितने भी लॉजिक हैं सारे लॉजिक आप पूरे पैटर्न अपना दिमाग इन प्रश्नों के पीछे लगा दीजिएगा। तो प्रश्न में कहता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बात बता दें, ये आपके बेसिक बात हैं। यदि आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आपको इसमें नंबर डालना है और इन सभी नंबरों को आपस में यदि हम जोड़ते हैं तो वह आपके त्रिभुज की संख्या को बताता है। सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो इसमें भी हम नंबर डालते हैं, 1 और 2 नंबर होगा, ये आपके सिंगल 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये और 1 और 2 होगा, ये भी यहाँ से आप देखिएगा 1 और 2 होगा, ये भी आप यहाँ से देखिएगा 1 और 2 होगा, ठीक। उसके बाद साथियों आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जोड़िएगा 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, ये भी आपका 2 1 3 होगा, ये भी आपका 2 1 3 होगा, और ये आपका ओनली सिंगल 1 है तो 1 होगा। फिर यहाँ से आपका 2 1 3 होगा। सभी को आप प्लस कर लेते हैं, 3 और 3 छो 3 9 9 1 10 होगा। ध्यान से आप देखिएगा, 3 3 9 9 1 10 10 और 3 आपका 13 होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें से कुल कितना त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर कुल जो है 13 त्रिभुज होगा। और 13 कहाँ पर दिया गया है, तो 13 आपके विकल्प सी में दिया गया है। तो सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सभी प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए साथियों अब प्रश्न संख्या 2 की ओर। वेरी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। प्रश्न में कहा कि आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो साथियों आपको बताना है इन आकृतियों में कितने वर्ग हैं। कभी भी आपके पास वर्ग काउंट करने की बात आते हैं तो आपको सिंपल रो और कॉलम नंबर डालना है। जैसे हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर रो और कॉलम को नंबर डालते हैं, रो और कॉलम को क्या करते हैं नंबर डालते हैं। इधर से भी आपको नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको पता है अंत को अंत के साथ गुना किया जाता है। 7 गुना 3 कीजिएगा, यहाँ से आपका 21 होगा। 6 गुना 2 कीजिएगा, 6 दूना के 12 होगा। 5 गुना 1 कीजिएगा, 5 की 5 होगा। अब देखो इधर वाली संख्या आपका समाप्त हो गया, परंतु इधर वाली संख्या समाप्त नहीं हुआ है। तो यदि संख्या दोनों साइड में किसी और की समाप्त हो जाए तो आपको सिंपल छोड़ देना है और इनको आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करेंगे 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 होगा। इसमें कुल कितने वर्ग होगा, तो इसमें कुल 38 वर्ग होगा। इसमें कुल कितने वर्ग होगा, 38 वर्ग होगा। और 38 जो है साथियों आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा।
तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 को। और मैं साथियों आपको बता दूं, हम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट पीडीएफ को तैयार किए हैं, जिसको आप पढ़ के अपने सिलेक्शन के जो हैं एक सीट की गारंटी कर सकते हैं। यदि आप उन पीडीएफ को मंगाना चाहते हैं तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे रेलवे ग्रुप डी के पीडीएफ चाहिए 2026 के लिए। इम्पोर्टेंट पीडीएफ हम आपको देंगे, उसके लिए मात्र आपको 59 रुपीज़ पेमेंट करना होगा साथियों, जिसको लेकर आप जो हैं अपने तैयारी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस पीडीएफ के साथ साथ आपको सॉल्यूशन वीडियो एंड आंसर की बिल्कुल आपको 59 रुपये में ही दिया जाएगा, इसलिए आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो ध्यान से आप देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को। 3 में कहा कि निम्न चित्र में कुल आयत तथा केवल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। चित्र में कुल आयत तथा केवल आयतों की संख्या को ज्ञात करना है। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप सभी को पता है कि इसमें क्या करते हैं, इसमें से नंबर को डाला जाता है। इसमें से क्या किया जाता है, नंबर को डाला जाता है रो एंड कॉलम में। तो दोनों साइड को रो एंड कॉलम में नंबर को डालें और 4 3 7 7 दोनों 1 10 इनको जोड़ा जाता है। इधर से भी आप इनको जोड़ोगे, लास्ट एंड लास्ट से गुणा करेंगे, 10 × 10 100 हो जाएगा। तो कुल कितने आयत हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 आपके मात्र एक विकल्प में है, ऐसे आपके 100,70 आयत 70 होगा और केवल आयतों का बात करेगा तो वह 70 होगा। आयत आपका 100 होगा और केवल आयतों का बात करेगा 70 होगा। लेकिन मान लो और एक ऑप्शन में 100 रहता, तब क्या होता, तब आपको आयतों की संख्या निकालना होता। उसको कैसे निकाला जाता है, जैसे वर्ग काउंट किया जाता है। तो आपने यहाँ से आयत को निकाल लिए 100 है। अब वर्ग कैसे काउंट किया जाता है, तो आपने अभी कुछ देर के पहले निकाले थे, उसी तरह यहाँ से हम वर्ग को निकाल लेंगे। लास्ट को लास्ट के साथ गुना करते हैं, 16 होगा। फिर इस तरह से गुना करेंगे, 9 होगा। फिर 2 × 2 करेंगे, 4 होगा। 2 × 2 करेंगे, 4 होगा। 1 × 1 करेंगे, 1 होगा। इन सभी को ऐड कीजिएगा, 6 4 10 9 19 1 20 करी 0 2 1 3। साथियों ये 30 जो है आपके वर्गों की संख्या निकला, लेकिन मुझे आयतों की संख्या निकालना है। तो आयतों की संख्या निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, 100 में से 30 को घटा देंगे। जब आप 100 में से 30 को घटा देते हो तो 70 होगा, यानी कि आयत आपका जो है 100 होगा और आयतों की संख्या 70 होगा। और हम पहले भी आपको बताए थे बी में था, तो बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। बी क्या होगा साथियों, बिल्कुल यहाँ से आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। और अभी तक साथियों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार यदि आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर आप ऑल पर रखिएगा। इस टाइप के इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा और आप डेली मेरे साथ जुड़िए साथियों, अपने तैयारी को 101% स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। 4 में कहता है कि दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखो दर्पण प्रतिबिंब के जब भी प्रश्न आते हैं, यदि आप कोई भी चीज़ राइट में रखे हो, राइट की चीज़ को दर्पण में देखोगे तो वह लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट की चीज़ जो है वह राइट जाते हैं। इन बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे टी आपका इस तरह से बनेगा, विकल्प में से देखेंगे तो ए और बी आपका गलत होगा। अब फिर देखो ई आपका पलट के इस तरह से बनेगा, तो साथियों आपके यहाँ से जो है डी वाले भी गलत होगा। कुछ ही देर में आपने यहाँ से देखो आराम से सी का चयन कर पाया, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपका सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को, और इन प्रश्नों का आप सभी पहले आंसर दीजिए। प्रश्न में कहता है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है।
तो साथियों ये आपके वेन आरेख के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 शब्द आपके पास दिया गया है, जैसे ईमानदार हैं, बुद्धिमान हैं और गरीब हैं। तो इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे? तो साथियों यहाँ से सबसे पहले हम किसका डायग्राम बनाते हैं? ईमानदार का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर एक ईमानदार का डायग्राम बना लिए, फिर बुद्धिमान का डायग्राम बनाएंगे। तो बुद्धिमान का डायग्राम बनाने से पहले ईमानदार और बुद्धिमान में कोई संबंध है क्या? क्या ईमानदार व्यक्ति जो हैं बुद्धिमान नहीं होते हैं क्या? या सभी ईमानदार जो हैं बुद्धिमान होते हैं? तो कुछ बुद्धिमान जो है ईमानदार भी होते हैं, कुछ ईमानदार बुद्धिमान भी होते हैं, इस तरह आप कर सकते हो। फिर यहाँ से देखो गरीब का डायग्राम बनाएंगे। गरीब का डायग्राम बनाने से पहले आपको देखना है कि बुद्धिमान और गरीब में क्या अंतर है, क्या संबंध है। क्या बुद्धिमान व्यक्ति गरीब नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो उसी प्रकार से आपको फिर देखना है साथियों, गरीब और ईमानदार में क्या कोई संबंध है क्या? तो हम सभी जानते हैं कि कुछ ईमानदार जो हैं गरीब भी होते हैं। तो इसका डायग्राम भी कुछ इस प्रकार ही बनेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज़ आपका विकल्प डी में दिया गया है। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या ये आपके 6 वेरी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न इस टाइप के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं? तो आपको बताना है कितने बच्चे हैं जो मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जितने भी ये डायग्राम हैं ये बुध को पसंद करने वाले बच्चे हैं। फिर उसी प्रकार ये बड़ा वाला डायग्राम के अंतर्गत जो आ रहे हैं ये मंगल को पसंद करने वाले हैं। और फिर ये छोटा वाले डायग्राम जो हैं ये बृहस्पति को पसंद करने वाले हैं। मुझे सिर्फ जो हैं बृहस्पति को पसंद करने वाले और मंगल को पसंद करने वाले लेना है। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बुध के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। तो बुध के अंदर जो होगा उनको भी आपको लेना होगा, लेकिन मंगल और बृहस्पति दोनों के अंदर होना चाहिए। तो ये आप ध्यान से देखो, ये छोटा वाला जो गोला है 13 और 16 मंगल और बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ से 13 + 16 कर दोगे। लेकिन 13 बुध के भी अंतर्गत आ रहा था, लेकिन बुध के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया गया, कुछ नहीं बोला है। तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 29 आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये चीज़ आपने देखा कि बी में दिया गया है। तो साथियों आपका बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की और। प्रश्न संख्या हम 7 को देखेंगे। तो 7 आपके कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं। कथन में कहता है कि सभी चाकू औजार हैं। समझने के लिए चाकू का पहला अक्षर हम सी से ले लेते हैं। सभी चाकू क्या हैं? औजार हैं। औजार को साथियों यहाँ से हम ए से ले लिए। फिर कहा कुछ कटर चाकू हैं। कुछ कटर क्या है? कुछ कटर जो हैं चाकू हैं। ठीक, कुछ कटर क्या होगा? चाकू होगा। तो मैं समझने के लिए कैसे कटर को लिए। अब निष्कर्ष ध्यान से आप देखिएगा। निष्कर्ष में देखो साथियों कहता है कि कुछ कटर औजार हैं। क्या कुछ कटर औजार हैं? तो कटर का डायग्राम आपने देखा ये है, और औजार का डायग्राम आपने ये देखा है। तो साथियों ये कुछ वाले हिस्सा इसके अंतर्गत आ रहा है। तो ये आपके बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो। दूसरा कहता है सभी चाकू कटर हैं। क्या सभी चाकू कटर हैं? तो चाकू का डायग्राम ये रहा और कटर का डायग्राम ये रहा। तो सभी चाकू कटर तो नहीं है, कुछ कटर चाकू या चाकू कटर हो सकते हैं, परंतु सभी यहाँ पर बोल रहा है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तीसरा कहता है कुछ चाकू औजार नहीं है। कुछ चाकू औजार नहीं है। तो साथियों ये आपका चाकू है और ये आपका औजार है। कुछ चाकू जो है औजार नहीं है, जबकि
सारे चाकू औजार के अंदर ही हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि कुछ चाकू औजार नहीं है। इसलिए आपका यहाँ से तीसरा भी रॉन्ग होगा। तो हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यदि आप यहाँ से सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या ये आपका 8, लुप्त संख्या ज्ञात करें। साथियों, आपको लुप्त संख्या बताना है। ध्यान से देखो तो लुप्त संख्या आपका यहाँ दिया गया है। यदि आप बड़े नंबर पे टारगेट करते हो, बड़े नंबर यहाँ से आपका 216 है, उसके बाद यहाँ से 512 है, फिर यहाँ पर देखो 1000 है। तो 6 और 180 को कुछ करके आप 216 पूरा दो। 8 और 448 को कुछ करके 512 पूरा। जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाते हैं वही पैटर्न सेम यहाँ पर लगाना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 से 216, 216 से 180, इस तरह से भी आप चल सकते हो। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यदि आप 6 का क्यूब करते हो तो 6 का क्यूब साथियों आपको पता है कि 216 होता है। और फिर आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से पैटर्न को देखो। 216 में से यदि आप 36 को घटा देते हैं, 216 में 36 को घटा देते हैं तो आपका 180 आया। लेकिन ये 36 कहाँ से आया? इन्हीं 6 का आप एक बार वर्ग कर दिए, फिर 8 का क्यूब कीजिएगा, 8 का क्यूब 512 होगा। फिर इन्हीं 512 में से इन 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64 होगा। इन 64 को आप घटाओ, 12 में से 4 चला जाएगा 8 होगा, 10 में से 6 चला जाएगा 4 होगा, और यहाँ पर आपका बचा 4, तो 448। ठीक सेम वही करना था। 10 का क्यूब करोगे तो 1000 मिलेगा। फिर इसी 1000 में क्या करना है? इन 10 का वर्ग को घटा देना है। तो 10 का वर्ग क्या होगा? 10 का वर्ग 100 होगा। 100 में से आपको 1000 में आपको 100 को माइनस करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 900 आएगा। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 900 होगा। और ध्यान से देखिएगा, विकल्प सी में दिया गया है, तो सी साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका ये 9 रहा। इसमें कहता है कि दी गई श्रृंखला में अगली पद ज्ञात कीजिए। साथियों, आप सभी को बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो सीरीज को आप पहले ध्यान से समझो। ए से बी, बी से सी, सी से डी, आगे देखो डी से ई हो जाएगा। और विकल्प आपका डी में देखो जी से शुरुआत किया गया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे साथियों देखिएगा, ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा। 9 से आप 125 पर तो नहीं जा सकते हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 9 किसका वर्ग है? तो 3 का वर्ग है। 125 किसका वर्ग है? तो ये 5 का वर्ग है। उसके बाद फिर देखो अच्छा वर्ग, यहाँ से देखो 125 जो है 5 का क्यूब है। फिर उसके बाद साथियों 49 क्या है? 49 7 का वर्ग है। 129 देखा जाए तो 129 यहाँ पर 9 का क्यूब होगा। अब इस जगह क्या आ सकता है ये बताना है। देखो 3 2 5 2 7 2 9, तो आगे 11 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ग फिर घन फिर वर्ग फिर घन, तो वारी है वर्ग का। तो 11 का वर्ग कीजिएगा, तो 11 का वर्ग साथियों 121 होता है। तो ये आपके 122 था गलत होगा, ये भी आपका 36 था गलत होगा। आपने देखते देखते कुछ ही क्षणों में प्रश्न का आंसर निकाले। विकल्प ए। चेक करना चाहते तो आगे चेक कर सकते हो। बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो आगे ई से एफ होगा।
तो ध्यान से देखा जाए तो E121F ए वाले विकल्प में दिया गया है, तो ए आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। तो ये आपके प्रश्न संख्या 10 है। इसमें कहा विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो 4 विकल्प हैं आपके पास, इन चारों में से बताना है कौन सा अलग है कौन सा भिन्न है। तो ध्यान से आप देखो, 12 से 50 पर जाना है, स्क्वायर क्यूब के आसपास तो है नहीं। 12 से यदि 50 पर जाना है तो 12 गुना 4 कीजिएगा 48 होगा। 48 में 2 को जोड़िएगा 50 होगा। 8 से 36 पर जाना है, 8 गुना 4 कीजिएगा 32 होगा। 32 में आप 4 को जोड़िए 36 होगा। 10 गुना 4 कीजिएगा 40 होगा। 40 में 4 को जोड़िएगा 44 होगा। ठीक उसी प्रकार 18 से 76 पर जाना है। 18 गुना 4 72, 72 में 4 को जोड़ेंगे तो 76। आपने देखा साथियों BCD में गुना 4 प्लस 4 किया गया, लेकिन ए वाले में गुना 4 प्लस 2 किया जा रहा है। तो यही आपका सबसे अलग और भिन्न होगा। ए जो है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 11 है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से आपको संबंधित विकल्प का चयन करके बताना है। जैसे सांप का संबंध सरीसृप के साथ है, रेंगने वाला के साथ है। उसी प्रकार चमगादड़ का संबंध बताना है किसका है। तो देखो, चमगादड़ कोई पक्षी नहीं होता है, गेंद और क्रिकेट तो हो नहीं सकता है। चमगादड़ एक स्तनपायी जीव है, यानी आपका ए जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही आंसर हो। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं ध्यान से। प्रश्न संख्या 12 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न जरूर आपके पेपर में आएगा। प्रश्न में कहता है कि 5 कारों C1, C2, C3, C4 और C5 की चाल की तुलना की जाती है। C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। तो साथियों यहाँ पर आप जो हैं 5 कार हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने बना दिया। जो कार की चाल सबसे अधिक होगा उनको ऊपर रखेंगे, जिस कार की चाल कम होगा उसको नीचे रखेंगे। जैसे प्रश्न में कहा कि C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। एक कार से अधिक है यानी कि C1 की चाल एक कार से अधिक है। किसकी? C1 की चाल जो है वह मात्र एक कार से ज़्यादा है। तो इसका अर्थ होगा कि C1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक ही कार से तो C1 की ज़्यादा चाल है। आगे फिर देखो क्या कहा, C5 की चाल 4 कारों से अधिक है। C5 की चाल जो है 4 कारों से अधिक है। तो इसका मतलब C5 सबसे ऊपर होगा, क्योंकि 5 कारें हैं तो 4 कारों से अधिक हैं, C5 सबसे ऊपर जाएगा। उसके बाद देखो साथियों की क्या कहा, C4 की चाल C1 से अधिक, C4 की चाल C1 से अधिक लेकिन C3 से कम है। तो इस बीच में आएगा। अभी तक कौन सा कार नहीं आया है, तो C2 नहीं आया है। अब पूछा कि C3 और C5 से कम है, ठीक। कितनी कारों की चाल C3 से चाल कम है, तो कितने कारों की चाल जो है C3 से कम है। तो यहाँ पर 1 कार हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो ऐसा आपके 3 कार होगा। और 3 जो है आपने देखा C वाले में दिया गया है, तो C बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 13 है। इसमें कहता है 5 मित्र M, N, O, P और Q एक वृत्ताकार मेज
पर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखो 5 लोग हैं और ये पांचों लोग जो हैं केंद्र के बाहर देख रहे हैं। तो ठीक है, 5 लोग हैं, ये पांचों लोग साथियों कहाँ पर देखता है? तो केंद्र की बाहर की ओर देख रहा है। तो मैंने पांचों लोगों को केंद्र की बाहर कर दिया। यदि हम बाहर की ओर लाइन खींचे तो समझना बाहर की ओर देख रहा है। अब प्रश्न में से देखो साथियों क्या कहता है कि ओ जो है पी के ठीक बाएं पर बैठा है। ओ कहाँ पर बैठा है? पी के ठीक बाएं। यदि हम पी को यहाँ पर बैठाएंगे तो पी अभी देखो सब बाहर की ओर देख रहा है। यदि बाहर की ओर देखेगा तो पी का बायां इधर होगा, पी का बायां इधर होगा तो ओ यहाँ पर बैठेगा। फिर आगे साथियों देखिएगा क्या कहता है, पर बाएं पर बैठा है जो Q के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो Q के दाएं से कौन बैठा है तीसरे स्थान पर? तो ये P के लिए बात कर रहा है। तो यदि हम यहाँ पर Q को बैठा देंगे तो साथियों बाहर की ओर देख रहा है ना। यदि बाहर की ओर देख रहा है तो Q का दायां जो है यहाँ पर Q बैठेगा, तब Q का दायां से तीसरा स्थान यहाँ पर P बैठेगा। ठीक, अब आगे देखो क्या कहा, P के आसन नहीं बैठा है। जो है P के आसन नहीं बैठा है, यानी कि ये सीधे वाला लाइन जो एगो जाता वहाँ पर नहीं बैठा है। तो हम इन सीधे वाले लाइन को लिए और इन लाइन को आप हटा दो, क्योंकि मुझे क्या पता था कि कौन लाइन कहाँ जाता। इन लाइन को आप यहाँ से क्या करो, हटा दो। ठीक, अब उसके बाद साथियों यहाँ पर आप समझो, फिर जो है P के आसन नहीं बैठा है, इसका मतलब M यहाँ बैठ जाएगा। यदि M P का आसन नहीं बैठेगा तो अभी तक कौन व्यक्ति नहीं आया है, आप अब उनको बैठा लीजिएगा। अभी तक N नहीं आया है तो N को बैठा लिए। काफी के ठीक दाएं पर कौन बैठा है? तो P के ठीक दाएं जो है कौन बैठा है? P के ठीक दाएं पर कौन बैठा है? तो ये तो आपका बायां होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाहर की तरफ देख रहा है तो P का दायां इधर होगा। तो P का दायां कौन बैठा है? तो P का दायां M बैठा है। यहाँ से देखा जाए तो D आपका बिल्कुल यहाँ से सही जवाब होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 कहता है, अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले है, जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले हैं। तो मैच अप्रैल की किस तारीख को है? तो ध्यान से आप प्रश्न को समझें। सबसे पहले हम यहाँ पर किसको ले लेते हैं? बाद को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर हम पहले को ले लेते हैं। फिर साथियों हम यहाँ से पहले को ले लेते हैं। अब इस जगह से आप प्रश्न को समझिए। यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। इन सभी के बीच के डेट को लिखना है। उसके बाद फिर सुरेश को याद है कि 22 अप्रैल के बाद को हम बाद के सामने लिखते हैं, पहले को हम पहले को सामने लिखते हैं। अब इन दोनों के डेट को मेंशन बीच में लीजिएगा। 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 22 के बाद यहाँ पर 23, के बाद 24, फिर 25, फिर 26। यहाँ से ध्यान से आप देखिएगा साथियों। उसके बाद 24, 24 के बाद होगा 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27। अब इनमें से आपको देखना है कॉमन क्या है। इन सभी में देखना है कौन सा डेट कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखा जाए तो ये 27 डेट आपका कॉमन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किस तारीख को मैच होगा। तो याद रखिएगा 27 को मैच होगा। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंगल पासे। इसमें कहा कि सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। सिंगल पासे में सबसे पहले आपको देखना है सामान्य पासे हैं या मानक पासे हैं।
तो आप कैसे पता कर पाओगे सामान्य पासे है या मानक पासे है। तो साथियों याद रखिएगा, जिन दो संख्याओं को आप योग करोगे उनका योग यदि 7 पुरता है तो वह आपका सामान्य पासा होता है, और यदि योग 7 नहीं पुरता है तब वह मानक पासा होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से प्रश्न को देखो और समझो। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 और 2 का योग देखा जाए तो 5 होगा, 1 और 3 का योग 4 होगा, 1 और 2 का योग 3 होगा। तो किसी में आपने देखा कि सामान्य पासे नहीं है क्योंकि ये मानक पासे हैं। तो याद रखिएगा साथियों, जब मानक पासे होते हैं जो भी आपसे पूछा गया है वो 7 में से 3 को माइनस किया जाता है। जब आप 7 में से 3 को माइनस कर देते हो तो 4 बचता है, और 4 आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर मैथ्स के प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके क्लास के जो हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से लिया गया है। प्रश्न में कहता है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कार्य हो जाएगा। तो साथियों आप ध्यान से देखो, एक उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे टोटल यूनिट, कितने काम हैं। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए आप इन 9 और 18 का एलसीएम लो। तो याद रखिएगा 9 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा। हम कह सकते हैं कि 18 यूनिट का काम है और ये 9 दिन का समय लेता है, इसका मतलब प्रतिदिन ये 2 यूनिट काम करता है। 18 को भाग 9 से लगाना है, और बी ने जो है 18 यूनिट को काम करने में 18 दिन का समय लगाता है, तो प्रत्येक दिन उसने 1 यूनिट का काम करता है। अब देखो उसने कहा कि दोनों एक साथ मिल जाए। ए ने 1 दिन में 2 यूनिट कार्य किया, बी ने 1 दिन में 1 यूनिट कार्य किया। यदि दोनों मिल जाएगा तो 1 दिन में 3 यूनिट काम होगा। लेकिन काम कितना दिया गया है, तो काम 18 यूनिट दिया गया है। तो 18 यूनिट काम करने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल 6 दिन का टाइम लगेगा। और 6 आपने देखा विकल्प जो है सी में दिया गया है। तो सी साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आप पेपर पेन लेकर बैठिए और खुद से भी प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें कहा कि राकेश, सुरेश और मोहन क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाए। तो ध्यान से आप देखा जाए तो राकेश 1 दिन में कितना कार्य करता है, तो राकेश राकेश जो है 10 दिन में काम को समाप्त करता है। हम राकेश का पहला लेटर आर ले लिए। सुरेश कितना दिन में कार्य करता है, तो सुरेश 12 दिन में कार्य करता है। सुरेश का पहला लेटर एस। फिर मोहन कितने दिन में कार्य करता है, 15 दिन में। मोहन का पहला लेटर 15। तो सबसे पहले यहाँ से आपको टोटल यूनिट निकालना है, टोटल काम। तो टोटल काम निकालने के लिए 10, 12, 15 का आपको एलसीएम लेना होगा। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 10, 12, 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 60 यूनिट काम है। यदि 60 यूनिट काम है तो ये 10 दिन में काम करता है, तो पर डे 6 यूनिट का काम करेगा। 60 को भाग लगाना है 10। उसी प्रकार 60 को भाग लगाना है 12 से, 12 पंचे 60। 60 को भाग लगाना है 15 से, 15 चौकी 60। अब देखो उसने कहा तीनों एक साथ मिल जाएगा। तो राकेश 6 यूनिट काम किया 1 दिन में। सुरेश 1 दिन में 5 यूनिट काम किया। मोहन 1 दिन में 4 यूनिट काम किया। यदि दोनों मिल जाए, तीनों मिल जाए तो 1 दिन में 15 यूनिट काम हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा कुल काम कितना यूनिट करना है, 60 यूनिट। 1 दिन में 15 यूनिट काम कंप्लीट किया जाए तो अब पता चल गया कि 4 दिन में काम कंप्लीट होगा। और 4 आप देखिएगा विकल्प ए में दिया गया है। तो साथियों आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा।
ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 3 वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा कि ए और बी एक साथ कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले ए और बी हम देखते हैं काम पर जब लगते हैं तो इस कार्य को जो है इस कार्य को 20 दिन में समाप्त किया जा सकता है। फिर बी और सी जब कार्य को लगता है तो 12 दिन में काम किया जाता है। बी और सी जब काम पर लगता है तो 12 दिन में। सी और ए जब काम पर लगता है तो 15 दिन में काम को समाप्त किया जाता है। अब ध्यान से साथियों आप सबसे पहले यहाँ पर टोटल यूनिट देखो, टोटल काम है कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए 20, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से आपका टोटल यूनिट देखिएगा तो 60 हो जाएगा। तो साथियों ए और बी 20 दिन में काम करता है तो पर डे 3 यूनिट काम करेगा। 60 को भाग 20 से दीजिएगा। उसी प्रकार 60 को भाग 12 से दीजिएगा तो 12 पंचे 60 आएगा। 60 को भाग 15 से दीजिएगा तो 15 चौके 60 आएगा। अब इस जगह थोड़ा ट्विस्ट की बात है। जब सभी आपस में मिल जाएगा तो ए कई बार आया 2 बार, बी कई बार आया 2 बार, सी कई बार आया 2 बार। तो डायरेक्टली यहाँ पर 2a + 2b + 2c लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट हम 2 को यहाँ से कॉमन करते हैं तो अंदर क्या बचेगा साथियों, अंदर बचेगा a + b + c। और जब ये सब मिलेगा इधर तो 5 3 8 8 4 12, इधर आपका हो जाएगा 12। ये 2 से आपका कट जाएगा 6 बार में। यानी कि ए बी सी जब काम पर लगेगा तो एक दिन में 6 यूनिट काम किया जाएगा। लेकिन काम कितना यूनिट है, 60 यूनिट का है। तो साथियों पर डे का 6 यूनिट काम है। तो बताओ 60 यूनिट काम करने में कितना दिन का टाइम लगेगा। तो यहाँ से कहिएगा 10 दिन का समय लगेगा। और 10 देखिएगा विकल्प ए में दिया गया है। तो ए आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 उसी टाइप के प्रश्न हैं। इसमें कहा कि राम और श्याम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं राम + श्याम किसी कार्य को जो है 10 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे का श्याम और मोहन 15 दिन में कर सकते हैं। तो श्याम और मोहन उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में कर सकता है। तो मोहन और राम उसे 20 दिन में कर सकता है। साथियों यहाँ पर देखा राम और मोहन उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से आप सबसे पहले टोटल यूनिट निकालो। तो 10, 15, 20 का एलसीएम लीजिएगा तो टोटल यूनिट आपका फिर से 60 ही आएगा। राम और श्याम 10 दिन तक कार्य करता है, इसका मतलब पर डे 6 यूनिट काम करता है। 60 को भाग 10 से दीजिएगा। फिर उसी प्रकार 60 को भाग 1500 दो तो 15 चौके 60 आ जाएगा। फिर 60 को भाग 20 से दो तो 20 त्या के 60 हो। सेम पैटर्न के हिसाब से R 2 बार आया, S 2 बार आया, M 2 बार आया। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट 2 को क्या करना है, 2 को कॉमन करना है। अंदर बचेगा R + M + S। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इधर जब जोड़ेंगे तो साथियों आपका जो है कितना हो जाएगा, तो 6 4 10, 10 3 आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका R + M + S बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 13/2 होगा। लेकिन प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न में कहा बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिनों में करेगा। ओनली आपको मोहन का निकालना है। तो साथियों मोहन का निकालने के लिए यहाँ से आपको राम और श्याम का कार्य पता होना चाहिए। जबकि यहाँ पर राम और श्याम दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करता है। तो क्या हम राम और श्याम के जगह 6 को रखेंगे। जब राम और श्याम के जगह 6 को रख देंगे, यहाँ पर समझिएगा
राम और श्याम के जगह हम 6 को रख देंगे तो यहाँ बचेगा कौन, मोहन बचेगा सिर्फ। अब पक्षांतर कीजिएगा, ये 6 आपका इधर प्लस में रहेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इनको आप हल कर लीजिएगा तो मोहन निकलेगा आपका एलसीएम 2 होगा, 13 माइनस 12 होगा। 13 माइनस 12 कीजिएगा 1/2 होगा। यानी मोहन जो है एक दिन में आधा यूनिट काम करता है। तो साथियों अब इस जगह से थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर मैं कलर को चेंज करके लिख रहा हूँ। अब इसी 60 यूनिट काम को मोहन करेगा 1/2 के हिसाब से। ये 2 घुर कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 60 गुना आप 2 कीजिएगा तो ये आपका 60 गुना के 120 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह 120 यूनिट का कार्य जो है करेगा। और ये चीज़ आपने देखा बी वाले विकल्प में से दिया गया है, तो बी साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए ही हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से हम जीके जीएस के प्रश्न को शामिल किए हैं। 30 एकदम धुआंधार तुरंदर प्रश्न को देखने वाले हैं साथियों। तो प्रश्न में देखो कहता है कि भारत का पहला इतिहासकार किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा बाणभट्ट। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना क्या था, चित्तरंजन दास ने। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्रों पर लेखन का व्यापक प्रचलन किस काल में हुआ था। तो याद रखिएगा गुप्त काल में हुआ था। यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्धा समिति मुख्यतः किससे संबंधित थी। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ये शिक्षा से संबंधित हैं। सभी प्रश्न याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि त्रिपुरी अधिवेशन में मुख्य नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे की प्रश्न है भारत में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने किया है। किसने किया है, बाल गंगाधर तिलक ने किया। बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो। आगे की प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयबजी। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किस शासक से जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा कनिष्क शासक के साथ जोड़ा जाता है। बी जो है साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चेक कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय अकबरनामा की रचना किसने की है। तो अबुल फजल ने किया था। ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी। तो ब्रह्म समाज था। यहाँ से भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न देखिएगा भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे की प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ। तो याद रखिएगा 1951 को हुआ। बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायरेक्टर एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। तो साथियों इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी। बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। आगे हैं, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा बाबर को दिया जाता है। बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने फारसी को राजभाषा बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा अकबर। बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग थे। यहाँ से साथियों आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किया है। बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। तो साथियों अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है हाजी बेगम ने कराया था। बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? वेरी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। ए जो है आपका यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में हुआ था। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। तो साथियों अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर होगा जनरल डायर। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक था। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा 1946 को हुआ। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। ये आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा चंपारण में हुआ था। बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सही जवाब होगा 1885। ये जो है आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो साथियों हम आपको कुल 50 प्रश्न कराएं। इन 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटे को ज़रूर ऑल कीजिएगा।
एक लाइक एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए साथियों आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आप सभी के पास स्टडी ग्रुप हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी ग्रुपों में एक बार इस वीडियो को ज़रूर आप भेजें, शेयर करें साथियों। और अभी तक आपने यदि PDF परचेज नहीं किए हैं तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ज़रूर PDF को परचेज कर लें यदि आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चुनिंदा प्रश्नों के साथ, इससे भी ज़बरदस्त क्लास के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।